जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद और अपनी तैयारी में एक शानदार और ज़बरदस्त जुनूनी वाले अंदाज में आप सभी जुट गए हैं। इस बार आप सभी ने फाउंडेशन बैच के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को बिल्कुल जड़ से मजबूत करने का निर्णय लिया है। हमेशा हर बार यही होता है आपके साथ कि समय की सीमा के चलते आपको ये सब्जेक्ट जल्दी पढ़ना पड़ गया, एक एक साथ 6-6 8-8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ गए, इसके चक्कर में आपको शायद रिवीजन का समय पर्याप्त नहीं मिल पाया हो। लेकिन ये वो बैच है जिसमें आप सभी के साथ में समय का कोई दबाव नहीं है। सीमाएँ तो हैं, लेकिन वो बहुत नज़दीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हमें कुछ सिलेबस को कंप्लीट करना है। आपको भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 20 दिन में या 25 दिन में क्लासेस को कंप्लीट करना है। अपना जब तक फ्री माइंड हम पढ़ सकें, जब तक चीज़ें बेहतर तरह से हमें क्लियर ना हो जाए, तब तक हम बड़े अच्छे तरीके से उनको समझते हुए चलेंगे। तो एक बार ज़रा बताइए कि कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सभी के हाल-चाल? घर परिवार में माताजी, पिताजी और भी जो सदस्य हैं सभी एकदम अच्छे हैं, ओके हैं? और फिर हम लोग तुरंत चल देंगे। हाँ, पीडीएफ जो है देखो, अभी आपका टेलीग्राम ग्रुप बन गया है तो टेलीग्राम में डलवा दूँगा मैं। एप्लीकेशन में तो क्लास को आने में लगभग समय लगता है आधा 1 घंटा, उसी के साथ ही पीडीएफ आती है, बट मैं तुरंत टेलीग्राम में डलवा दूँगा, ठीक है? चलिए, सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। और कल की क्लास के मैंने कमेंट पढ़े, वाक़ई में आप सभी का एक बहुत सारा प्यार और बहुत ज़बरदस्त वाला विश्वास उन क्लासेस के साथ था। और ऐसा कभी कई बार लग सकता है कि यार ऐसा ना हो कि ये आदमी शुरुआत में तो इतना बढ़िया-बढ़िया तरीके से लेकर चल रहे हैं कि पीपीटी से भी इतने अच्छे तरीके से भी चीज़ें समझा रहे हैं, लेकिन बाद में आके कुछ गड़बड़ कर दें। नहीं, ऐसा खैर आरडब्ल्यूए पर नहीं होता। इस बैच के लिए वाक़ई में आपको कुछ अलग दिखेगा, जो कि कल से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आज भी दिखेगा और ये लगातार दिखता रहेगा। बाकी मैं सिर्फ इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मेरे प्रयासों में आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो प्रयास शुरू के 3 दिन ज़्यादा थे और बाद में वो कम होते चले गए। कभी ऐसा आपको महसूस नहीं होगा। ये प्रयास लगातार आपके लिए बढ़ते नज़र आएँगे, इनमें कोई कमी नहीं नज़र आएगी। बाकी शायद मेरे शब्दों से ज़्यादा मेरे कर्म नज़र आएँगे आपको, शब्दों से ज़्यादा कर्म अहमियत रखते हैं। चलिए शुरू कर देते हैं। तो फटाफट से मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि आप सभी हैं ये आपने अच्छे से देख लिया होगा। ये सारी क्लासेस हो चुकी हैं आज पूरे दिन में और अभी आप फिजिक्स की क्लास के साथ हैं। रात के 9 बज रहे हैं और रात के 9 बजे भी आपका जो जोश, जुनून, उत्साह दिख रहा है, वाक़ई में काबिल तारीफ़ है कि कितनी मेहनत आप सभी रात के 9 बजे भी अपनी तैयारी के लिए कर रहे हैं, बहुत गज़ब। बाकी एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास 1 दिसंबर से शुरू होगी राहुल तेवतिया सर की। तो ये तो हो गई तमाम बातें और हम लोगों ने यूनिट जो शुरू की है, वो शुरू की है प्रकाश यानी कि लाइट, ठीक है? अब देखिए दोस्त, लाइट यूनिट में कल तक हमने क्या पढ़ा, फटाफट से एक बार रिवीजन करते हैं। तो हमने लाइट यूनिट में सीखा था कि प्रकाश क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या इसके गुण होते हैं। और हमने देखा कि प्रकाश जो है, वेग कितना होता है, कैसी रेखा में चलता है, प्रकाश एक ऊर्जा है, लाइट एक एनर्जी है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि लाइट जो है वो 2 तरह की वस्तुओं से संबंध रखती है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएँ। जिनके पास अपना प्रकाश होता है उन्हें क्या कहते हैं, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं। वो तमाम चीज़ें हमने आपसे सीखी। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या कल की क्लास में सभी को सारा सब कुछ याद है? बताइए ज़रा। कौन कह रहा है कि कल की क्लास से कोई भी सवाल पूछ लो और मुझे बहुत बढ़िया तरीके से वो सवाल क्लियर है? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम लाजवाब, शानदार। तो सभी को एक अच्छा कॉन्फिडेंस है, चलो बहुत अच्छा। खैर कल तो बड़ा बेसिक था, बट मैं आगे से आपसे एक एक सवाल पूछता हुआ चलूंगा पिछली क्लास पढ़े हुए से। कल तो बहुत कम हमने पढ़ा क्योंकि सिलेबस आदि के बारे में हमने जाना था। ये मान लो कि आज से हम अच्छी खासी एक स्पीड स्पीड तो नहीं, मतलब जितना कंटेंट हमें कवर करना चाहिए उतना कंटेंट हम कवर करेंगे। चलो शुरू कर देते हैं। रिवीजन आप सभी को डेली करते रहना है। देखो, कल जो हमने पढ़ा उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको अगर रिवाइज कराऊं तो चैप्टर शुरू किया है हमने लाइट यानी कि प्रकाश। और प्रकाश में पहली घटना की तरफ हम सभी चल रहे हैं जिसका नाम है, अभी पहले हम प्रकाश का इंट्रोडक्शन जान रहे हैं ना, अभी हम उसका परिचय जान रहे हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हैं। कल हमने थोड़ा सा हिस्सा कर लिया था और बाकी बचा कुचा हिस्सा हम आज कवर करेंगे। देखो,
लाइट में हमें क्या पढ़ना है? एक बहुत गजब का फैक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई जब प्रकाश ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, भाई माध्यमों का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए प्रकाश हवा से पानी में गया, जैसे प्रकाश एयर से और वाटर में गया, तो सवाल आएगा कि जब प्रकाश का माध्यम बदलता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या क्या चीज बदल जाती है और क्या क्या चीज नहीं बदलती है, ये हमें बताना है। तो देखो आप याद रखेंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, यानी कि वेलोसिटी और वेवलेंथ बदल जाती हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। देखिए तीन चीजें हैं, एक तो है प्रकाश की चाल, एक है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और एक है प्रकाश की आवृत्ति। यानी कि एक तो है लाइट की स्पीड और एक है लाइट की वेवलेंथ और एक है लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये भी बदलती है, ये भी बदलती है, लेकिन ये नहीं बदलती है। अब बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है। तो दोस्त इस फैक्ट को बस एज इट इज नोट कर लेना या अपनी कॉपी पे लिख देना होल्ड। होल्ड का मतलब ये है कि फिलहाल ये आपको उतना समझ में ना आए, लेकिन आगे चल के जब हम तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, सब चीजें पढ़ लेंगे तब आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसका कारण भी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होता है। लेकिन अभी इसको पढ़ाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अभी हम प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसी कुछ कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, बट जब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस फैक्ट के बारे में। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जब हम तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति पढ़ लेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से मैं इस फैक्ट पे दोबारा आऊंगा और दोबारा आपको समझा दूंगा। बट ये प्रकाश के गुणों में ही लिखा जाना जरूरी है। क्यों लिखा जाना जरूरी है? क्योंकि देखो इससे आया है सवाल। और क्या सवाल आया है भाई? सवाल आया है, ये एनटीपीसी का सवाल है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तित नहीं होती, बताओ कौन सी क्वांटिटी है कि जो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चेंज नहीं होती है? फटाफट से एक बार थम्स अप करिए कि भैया जी ये चेंज नहीं होती है। तो आप बहुत आराम से इसका उत्तर कर देंगे। अब हालांकि देखो आपके स्तर पे ना रेलवे में वो क्यों जैसी चीजें कम पूछता है कि ऐसा क्यों। उत्तर तो तुमने कर दिया कि आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, और ये एनटीपीसी का भी आया सवाल है और ये ग्रुप डी का भी आया हुआ सवाल है कि भाई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। लेकिन मुद्दा आता है कि क्यों। तो हालांकि पेपर में नहीं पूछेगा, बट फिर भी हम सीखेंगे, हम उत्सुकतावश समझेंगे उसको, उससे ना याद करने में आसानी होती है और उसको सीखेंगे हम जब हम आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलो ऐसी कुछ कुछ चीजों को हम होल्ड भी करते हुए चलेंगे। अब देखो मुद्दा आता है अपारदर्शी वस्तुएं, ओपेक ऑब्जेक्ट। अगला टॉपिक शुरू हो गया हमारा अपारदर्शी वस्तुएं। तो देखो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, अपारदर्शी यानी कि ओपेक। भाई ओपेक का मतलब क्या होता है? वो चीज जिसमें से तुम्हें आर पार ना दिखाई दे। एक बात बताओ, ये फोन ले लो तुम और इसको आंख पे लगाओ, तो क्या सामने की वस्तु नजर आएंगी? मैं अपने हाथ से ऐसे देखूं, तुम्हें देखने की कोशिश करूं, तो क्या मेरे हाथ में से आर पार दिखेगा? बोलो यस और नो। नहीं दिखेगा। तो वो वस्तुएं जिनमें से प्रकाश पार नहीं निकल सकता, उनको हम बोलते हैं अपारदर्शी वस्तुएं, ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट की परिभाषा मैंने लिख दी है कि भाई वो वस्तुएं जिनमें से प्रकाश आर पार नहीं निकल सकता। और दोस्त इसका एग्जाम्पल क्या है? लकड़ी है, धातु है, पत्थर है, ईंट है। लकड़ी, धातु, पत्थर, ईंट, सब के सब इसका एग्जाम्पल हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ओपेक। ओपेक का मतलब जो ट्रांसपेरेंट ना हो, नॉन ट्रांसपेरेंट। ओपेक को कई बार हम ना नॉन ट्रांसपेरेंट भी कह देते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट। भैया जी एक बात आप हमको बता था, एक पानी का बोतल देता हरीश बाबू जरा, एक बात आप हमको बता था कि क्या
अगर हम आपको इस पानी के बोतल में से देखें तो हमको चाहे जैसा भी नज़र आए, लेकिन कुछ तो नज़र आएगा ना। यानी कि चाहे हमको बिल्कुल वैसा नज़र नहीं आए, लेकिन कुछ तो नज़र आता जी। या हम आपको इस पानी के गिलास में से देखता तो हमको कुछ तो नज़र आता। यानी कि ऐसा नहीं वह कि जैसन हमें हाथ में से नज़र नहीं आता, ऐसन हमें पानी में से नज़र नहीं आता। नहीं, पानी में से हमको कुछ नज़र आता। बोलो हम सही कहता, यस और नो? ऐसे ही हम जैसे एक कांच में से देखें, हरीश बाबू एक कांच का टुकड़ा उठाता, एक कांच का टुकड़ा उठाता जी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि भाई उनमें से ना हमें आर पार दिख जाता है। इसी डब्बे में होगा शुरू ऊपर ही। आपके लिए ना पूरी जादू की पिटारा है मेरे पास। इस बार सब कुछ ना विद प्रैक्टिकल ही पढ़ेंगे। तो जैसे एक कांच है मेरे पास, इसमें से आपको आर पार नजर आता। हम आपके कमेंट को देख लेता, जैसे मुस्कान यादव मुस्सु कहता, उसके बाद डीएस शर्मा दांत निकालता, मतलब थोड़ा सा हंसता, आपकी भाषा में थोड़ा सा हंसता। तो इसमें से आपका सारा कमेंट हमको नजर आता। इसका मतलब इस वस्तु में से सब कुछ हमको आर पार नजर आता। तो ये वस्तुएं क्या कहलाती हैं भैया जी? ये वस्तुएं कहलाती हैं आपकी पारदर्शी वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनमें से हमें सब कुछ आर पार नजर आता है, उनको हम कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं, यानी कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का उदाहरण हो जाएगा कांच है, पानी है, पारदर्शी प्लास्टिक है। देखो, प्लास्टिक का मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पारदर्शी होगी। कुछ जैसे ये है, अब ये भी तो एक प्लास्टिक ही है ना। ये ग्लास किसका है? प्लास्टिक का है। इसमें से हमको आर पार नजर आ रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया नजर आ रहा है। तो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। अब देखो इससे सवाल क्या क्या बने हैं। जैसे ये सवाल बना, आप मुझे इसका उत्तर करके बताओ कि भैया जी, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, बताओ उन्हें क्या कहते हैं? अब इसका उत्तर करिए। आरआरबी एनटीपीसी 8 मार्च 2021 से शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में आया हुआ सवाल है। जल्दी बताइए, बताओ जल्दी से। आई से वही से। ये आपको बड़ा अच्छा आवाज लगता। तो आप कहोगे कि भाई वो होती हैं पारदर्शी। हिंदी वालों के लिए तो फिर भी आसान है, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसको अलग से ही याद रखना पड़ेगा। ये होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगला सवाल, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं। ये कल की क्लास का सवाल है। आरआरबी ग्रुप डी 26 सितंबर 2018 शिफ्ट 1 का सवाल है कि बताओ ऐसी वस्तुएं जो अपनी रोशनी उत्पन्न करती हैं, बताइए उनको क्या कहते हैं? देखो, इस क्लास में ना बहुत सारे लोगों के बहुत सारे उद्देश्य। कुछ साथियों का उद्देश्य है कि हमें भाई एक ना सरकारी नौकरी लेनी है। बड़ी आफतें हैं, बड़ी वजह हैं उस सरकारी नौकरी लेने की कि क्यों मुझे सरकारी नौकरी लेनी है। भाई मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरी मानसिक खुद की स्थिति अच्छी नहीं है, मेरी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो वो सब लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्लास का उद्देश्य क्या मान लेते हैं कि जैसे वो शायद रिश्ते विस्ते बनाने के लिए आते हैं, पूरे जी जान से जुट जाते हैं। इस लड़की का नाम देखा, हाय ये हाय वो। लेकिन मैं उनको थोड़ा-सा समझाने के तौर पे, हालाँकि करिए, आपका उद्देश्य है, क्योंकि जब ईश्वर आपको बना रहे होंगे, आपकी रचना कर रहे होंगे, तो ईश्वर हर एक से ना एक उद्देश्य पूछते हैं। तो आपने बिल्कुल ये कहा होगा कि भैया जब फाउंडेशन बैच की क्लास चलेगा ना, ईश्वर से आपने कहा होगा, हे ईश्वर, जब फाउंडेशन बैच की क्लास चलेगा ना, तो उसमें मैं जो है लड़कियों के नाम ले लेके ये पूछ लूँगा कि भाई ठीक है, किससे बात बन सकती है? तो मैंने कहा होगा, यार क्या मूर्खतापने की बात कर रहा है यार, पर फाउंडेशन बैच तो पढ़ने के लिए चलेगा ना। तुमने कहा होगा, भैया देखो ईश्वर, तुम्हें देना है दे दो यार, नहीं तो अपनी देखो तुम अपनी बात से झूठ बोल। तो ईश्वर ने कहा होगा कि चल भाई ठीक है, वैसे फाउंडेशन बैच का उद्देश्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, चुप चला दा कर ले। तो वो भी ईश्वर के दिए गए उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। उनको आप गलत मत मानना। जो साथी पढ़ रहे होते हैं ना, मैं तो डिस्टर्ब होता ही नहीं हूँ ऐसे लोगों से, आप भी मत होना, कि वो भी बेचारे अपना काम जो है बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। और देखो ना, तुम तो भी क्लास लेने में रह जाओगे, एक आध दिन तुम्हारी छूट जाएगी क्लास, लेकिन वो चाहे तुम रात के 12 बजे क्लास लगाओ, चाहे चाहे सुबह के 7 बजे क्लास लगाओ, बड़ी ईमानदारी के साथ आते हैं। आते बेशक बात ही करने हैं, और उनकी कल्पनाएं कुछ इस प्रकार होती हैं कि हम एक, जैसे ही हम कहेंगे हाय ये किसी लड़की का नाम लेके, तो लड़की तुरंत माला डाल देगी ये, और पिताजी को फोन करेगी, पिताजी तुम पूछ रहे थे ना शादी करनी है कि नहीं, पिताजी मुझे एक सुयोग्य वर मिल गया, पिताजी तुरंत आप कर दो जो इंतजाम करना है। पिताजी कहेंगे, अरे बेटे अब तो वो भी ना मिलेगा, शादी का सीजन चल रहा है, कोई जो बैंड बैंड बाजा है वो भी बुक नहीं होगा,
कहेंगे अरे पिताजी कोई बात नहीं है, ऐसे ही हम तुम ही गा लेंगे, कुछ कुछ गा लेंगे यार, चले जाओ। एक हमारी सहेली है वो गा लेती है, पर चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो भाई गलत उम्मीदें हैं यार, ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर जो शादी कमेंट सेक्शन में लड़कियों का नाम ले लेके कुछ कुछ करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ गलत गलत उम्मीदें हैं। चलो ठीक है, हम लौट आते हैं। हालांकि करो तुम भी अपना काम, ईश्वर ने अगर भेजा है किसी उद्देश्य के साथ में तो जरूर इसकी पूर्ति करो, वरना ईश्वर बुरा मानेगा। ईश्वर की जय हो। चलो भैया, तो ये हो गई जो वस्तुएं अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित कर सकती हैं। उनको हमने कल क्या बोला था कि पारदर्शी वस्तुएं कहोगे, स्पष्ट वस्तुएं कहोगे, गैर चमकदार वस्तुएं कहोगे, या चमकदार वस्तुएं कहोगे। तो ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएंगी चमकदार वस्तुएं, शाइनी ऑब्जेक्ट, जो वस्तुएं अपनी रोशनी स्वयं उत्पन्न करती हैं। हालांकि हमने उनको एक अच्छी भाषा में क्या बोला था, प्रदीप्त वस्तुएं। अगर विशुद्ध साइंस की लैंग्वेज में आप देखोगे तो ये प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये भी हमें अच्छे से क्लियर हो गया। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हमने भी पढ़ लिया, क्लियर हो गया, यानी जिसमें से रोशनी आर पार निकल जाए। तो अब बताइए इसको क्या कहोगे। ये भी आया हुआ सवाल है 16 अप्रैल 2016 का, कि जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहा जाता है, जिससे पार निकल सके उसे क्या कहोगे। अब देखो इसका ना इंग्लिश भी ऐसे ही दी थी, हिंदी भी ऐसे ही दी थी। हालांकि हिंदी में देखो आपको ना इसको पारदर्शी लिखना चाहिए था। हिंदी में आपको क्या लिखना चाहिए, इसे पारदर्शी, लेकिन हिंदी इसकी यही दी थी, ओपेक। तो एक आधा शब्द की ऐसे इंग्लिश की हिंदी भी कर जाना, सभी की तो नहीं, बट एक आधा शब्द की हिंदी जरूर आप लोग देख जाइएगा। ठीक है, चलो। तो यहां तक हमने दो चीजें सीखी अभी। एक तो ट्रांसपेरेंट बॉडी सीखी, एक ओपेक बॉडी सीखी, एक चमकदार वस्तुएं सीखी, या उनको कहिए कि जिन वस्तुओं में से प्रकाश पार निकल सके, और एक वो जिनमें से प्रकाश पार नहीं निकल सकता है, पारदर्शी और अपारदर्शी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फटाफट एक बार हम सब करो कि दोनों चीजें क्लियर हैं। पारदर्शी अपारदर्शी दो चीजें अभी हमने सीखी हैं प्रकाश के इंट्रोडक्शन में। अब हम अगले चैप्टर पे चलेंगे, सॉरी अगले मुद्दे पर चलेंगे, और अगला मुद्दा है कि छाया कैसे बनती है, हाउ शैडो फॉर्म्स। फिर मैं आपको बताऊंगा कि छाया कैसन बनती है। बहुत बढ़िया। देखो आप सभी ने जरूर इस तरीके से किसी की तो छाया देखी होगी। अरे छाया मतलब मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं भाई, छाया का मतलब शैडो। तो जब किसी भी चीज की छाया बनती है उसका कारण क्या होता है, देखिए उसका कारण ये होता है। हरीश बाबू एक मिनट लाइट बंद करना, या एक मिनट ना यहाँ से लाइट डाल के देखो एक बार, एक टॉर्च जला के देखो, ये मेरे फोन से जला के देखो। अच्छा ठीक है, यहाँ तो पूरी रोशनी है, यहाँ नहीं बन पाएगी, वो ऐसा अंधेरे में ही हो पाता है। देखो मैं आपको समझाऊं कि मान लो रोशनी आ रही है बड़े अच्छे से, लेकिन वो किसी चीज के द्वारा ब्लॉक कर दी जाए, किसी चीज के द्वारा रोशनी को रोक दिया जाए। जैसे ये महिला खड़ी हुई हैं और रोशनी आ रही थी, और रोशनी को इनके द्वारा रोक दिया गया। मतलब भाई ऐसे लाइट आ रही होगी सामने से, इनके किसी ने टॉर्च जलाई, प्रकाश आ रहा होगा, और प्रकाश इनसे आगे टकराया, यानी इनके द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। तो जितना प्रकाश ब्लॉक होता है, जितना प्रकाश रोका जाता है, उसके मार्ग को अवरुद्ध किया जाता है, उतने ही हिस्से में छाया बन जाती है, उतने ही हिस्से में शैडो बन जाती है। तो शैडो तब बनती है जब प्रकाश एक अपारदर्शी वस्तु के द्वारा रोका जाता है। देखो पारदर्शी वस्तु की कभी छाया नहीं बनेगी भाई, उसमें से तो प्रकाश पार निकल जाएगा ना, वो तो रोक ही नहीं सकती है। हमेशा छाया किसकी बनती है, अपारदर्शी वस्तु की। हमेशा छाया बनती है ओपेक ऑब्जेक्ट की, जिसमें से प्रकाश नहीं निकल सकता है। जरा एक बार बताओ, हाँ जी ये बात भी हमें क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा अब आपने ये भी देखा होगा कि कई बार छाया बड़ी बनती है, कई बार छाया छोटी बनती है, कई बार वो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इधर बन जाएगी, कभी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इधर बन जाएगी। तो वो इसलिए होता है कि लाइट उस पर किधर से पड़ रही है, इधर से पड़ेगी तो इधर बनेगी, इधर से पड़ेगी तो इधर बनेगी। जितना नजदीक से लाइट पड़ेगी उतनी बड़ी छाया बनेगी, जितना दूर से लाइट पड़ेगी उतना वो कम छाया बनेगी। तो इतना गहराई में सवाल नहीं आएगा, बस इतना पूछेगा कि बताओ जब रोशनी के मार्ग को अवरुद्ध किया जाता है, जब लाइट के मार्ग को अवरुद्ध किया जाता है तो क्या बनती है। तो आप कहोगे भैया जी एक शैडो बनती है, एक छाया बनती है। देखो आपको अभी ऐसा लग रहा होगा यार ये तो भैया बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, लेकिन बड़ी छोटी छोटी सी चीजों में अंतर पूछेगा। देखो एक चीज होती है शैडो, एक चीज होती है इमेज।
एक चीज होती है छाया, एक चीज होती है प्रतिबिंब, दोनों क्वाइट डिफरेंट है। इसलिए मैं बिल्कुल एक एक शब्द को बड़ी बारीकी से गहराई से लेकर चल रहा हूँ कि शैडो का मतलब क्या है और इमेज का मतलब क्या है। इमेज का मतलब हम आगे सीखेंगे, छाया का मतलब क्या है, प्रतिबिंब का मतलब क्या है। तो हर एक चीज आपको बड़े अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब मुद्दा उठता है, एक बच्चे ने जैसे बड़ा अच्छा सवाल कहा कि छाया भैया ब्लैक ही काहे बनती है। ये सुनो, छाया इसलिए ब्लैक बनती है क्योंकि वहां पर लाइट नहीं पड़ रही है, और जहां पर प्रकाश नहीं होगा वहां क्या होगा, अंधेरा होगा। भाई प्रकाश जो है किसी वस्तु के द्वारा रोक दिया गया। मान लो मेरे सामने लाइट पड़ी, लाइट को रोक दिया गया। अब तुम कहोगे यार भैया हमारी तो छाया नहीं बन रही है। अगर केवल सामने से लाइट पड़ती, अब मेरे तो पीछे से भी लाइट पड़ रही है ना, ऊपर मेरे सर के बाद भी लाइट पड़ रही है, लाइटें लगी हुई हैं। अगर ऐसा होता कि लाइट केवल यहीं तक होती, पीछे लाइट ना होती, तो पक्का मेरी भी छाया बनती। लेकिन पीछे भी चूंकि लाइट पड़ रही है, बन तो रही है छाया, लेकिन वो उसको उजाले में बदल दे रही है, इसलिए छाया आपको नजर नहीं आ रही है। आ गई आपको बात समझ में? तो ये बहुत गहरी चीज है। अब देखो, एग्जामिनर ने तो इससे भी सवाल पूछ लिया कि बताइए, एनटीपीसी 15 फरवरी 2021 शिफ्ट टू स्टेज 1 का सवाल है कि बताइए छाया कब बनती है, जब किस तरह की वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में रुकावट डाल देती हैं, किस तरह की वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में अड़ जाती हैं, भिड़ जाती हैं। बताओ जरा, तो पारदर्शी या अपारदर्शी? फटाफट से बताइए क्या उत्तर होगा इसका। बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे कि यार देखो, जब लाइट को रुकावट मिलेगी भाई तभी तो छाया बनेगी, और पारदर्शी वस्तु में से तो प्रकाश पार ही निकल जाएगा। तो सुनने में तो ये बड़े आसान आसान शब्द लगते हैं, लेकिन जब इनसे क्वेश्चन बनता है ना तो सब घबरा जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि भैया वस्तुएं जब प्रकाश के मार्ग में आती हैं किस तरह की, अपारदर्शी, यानी कि इंग्लिश में इसको लिखोगे ओपेक। जब ओपेक बॉडी वस्तु के मार्ग में आ जाती है तो क्या बन जाती है, छाया बन जाती है। ठीक है, अच्छा चलो अब देखो मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, मुझे बताना। एक हल्का सा छोटा सा आपका टेस्ट लूंगा। ये टॉपिक खत्म हो गया है, टॉपिक का मतलब शैडो कैसे बनती है, टॉपिक खत्म हो गया, छोटा सा टॉपिक था, इसमें से यही सवाल बनेगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूँ, मुझे बताना कि जब ध्वनि, जब साउंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि जब साउंड का माध्यम चेंज होता है, तो कौन सी चीज नहीं बदलती है। मैं देखूं तुम्हें कितना याद है, अभी पढ़ाई हुई बात तुम्हें याद है कि नहीं। कौन सी चीज नहीं बदलती है, मैंने ये पूछा है। चाल, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, यानी कि वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। बताओ कौन सी चीज इनमें से नहीं बदलती। देखो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अच्छा ये सवाल का उत्तर कहाँ से कर रहे हो आप, मैं दिखाता हूँ आपको। आप कर रहे हो यहाँ से। भैया तुमने बताया था, भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवाया था तुमने। तुमने कहा था कि भैया जब माध्यम बदलेगा ना तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। लेकिन भैया तुमने ये नहीं देखा कि हमने किसके लिए कहा था। भैया हमने वो प्रकाश के लिए कहा था, भैया हमने वो लाइट के लिए कहा था। भैया ये लाइट के लिए था, और यहाँ तुमसे किसके लिए पूछा गया है। भैया यहाँ तो तुमने यार ध्वनि के लिए पूछा है यार। लेकिन यार भैया क्या फर्क है इस बात में, क्या फर्क पड़ता है चाहे ध्वनि हो प्रकाश हो। भाई हमारे लिए ध्वनि और प्रकाश मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर ये करता है कि माध्यम बदलेगा तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। यही तो है तुम्हारे पढ़ने का तरीका। पढ़ तो रहे हो तुम, आपको कुछ फील हुआ होगा, और सच में ये बहुत बड़ी बात है, ये तुम्हें बात झकोर देगी। पढ़ तो रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन यार भैया मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे यार। यार सवाल गलत हो जाता है, ऐसा लगा है पढ़ा है ठीक है, लेकिन गलत हो जाता है क्यों, हाइडिंग के साथ नहीं पढ़ रहे हो। देखो महाराज, वो चीज प्रकाश के साथ है, वो चीज लाइट के साथ है, ध्वनि के साथ ऐसा नहीं होता। ध्वनि की तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ध्वनि की आवृत्ति चेंज होती है। तुम कहोगे ये तो पढ़ाया ही नहीं है, तो तुम उत्तर काहे कर रहे हो भाई, ये कहो ना भैया ध्वनि के लिए तुमने पढ़ाया ही नहीं है। असल में तुम्हारे पढ़ने का तरीका क्या है कि तुम ये पढ़ोगे ही नहीं कि किसके लिए पूछा है, तुम तो सिर्फ दो शब्दों से रिलेट करके पढ़ते हो। ईमानदारी से बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। तुम्हारे पढ़ने का तरीका है माध्यम बदलेगा तो आवृत्ति नहीं बदलेगी, बस दैट्स इट। अब इसमें किसके लिए पूछा था,
भाई प्रकाश के लिए पूछा था या ध्वनि के लिए पूछा था, कोनो मतलब नहीं है भैया। देखो हम तो ना ऐसे आदमी हैं कि हमारे लिए दो चीज़ों में अंतर ही नहीं है भैया। हम तो जो है सर्व सम्मान की भावना से बात करते हैं, हम दोनों में अंतर ही नहीं करेंगे। प्रकाश ध्वनि सब हमारे लिए बराबर है, वो भी ये भी एलियन भी सब हमारे लिए बराबर है या नहीं। ये दिमाग में आया, ये कहीं आप गलत रट्टा ना मार दो। आप ऐसे ही रट्टा मारते हो, और मैं सच बता रहा हूँ इस विषय में नहीं, आप हर विषय में गलत मारते हो, आप हर विषय में गलत रटते हो। भैया जी मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में अंतर आएगा, और जो आप गलती करे बैठे हो ना, मान लो मेरे जैसा कोई एग्जामिनर बन जाए, सच बता रहा हूँ मैं, और मैं पेपर बनाऊं कि मेरी बीवी से लड़ाई हो जाए, मैं उसके बाद पेपर बना रहा हूँ, मैं सच में ऐसा पेपर बना दूंगा कि तुम कितना भी पढ़ के चले जाना, तुम 50% से ज़्यादा कर ही नहीं पाओगे। मैंने नहीं देखा यूपीएससी का पेपर, 50% से ज़्यादा ला ही नहीं पाता कोई। गेट का पेपर देख लो, उसमें 33, 35, 40, 70%, मतलब मैक्सिमम 60% से ज़्यादा नहीं ला पाता है बच्चा। काहे को नहीं ला पाता है? क्योंकि उसको पता है कि बच्चा कहाँ गलत कर सकता है, तो वो बना सकता है वहाँ पेपर। इसलिए भाई थोड़ा सा सावधान रहो। आप मेरी बात समझ गए? अगर हाँ तो एक बार सभी थम्सअप करके देखो कि ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, कि हम चीज़ों को हेडिंग के साथ पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि किसके लिए हमने पढ़ा है और पेपर में किसके लिए पूछा गया है। एक बच्चे का कहना है कि पिछले क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है। इसकी बात कर रहे हो? नहीं यार, जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो कैसे, कौन सी वस्तुएं हमेशा छाया बनाएंगी? तो वो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। तो देखो ये हो गया लाइट का इंट्रोडक्शन। कौन सा क्वेश्चन देखना है भाई जिसमें विकल्प सी सही है? ये बताओ कि जिन सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने गड़बड़ कर दिया। जिससे रोशनी बाहर निकल सकती है उसको तो ट्रांसपेरेंट कहते हैं ना। अच्छा सॉरी, पूछा है रोशनी पारित हो सके, तो जिससे पारित हो सके उसको तो ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ओपेक तो अपारदर्शी होती है ना, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, पारदर्शी, और ओपेक का मतलब अपारदर्शी। तो अपारदर्शी तो रोक देगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया उत्तर आपने बताया, मैंने गलत टिक कर दिया था, कोई बात नहीं। अब देखो भैया ये टॉपिक हो गया खत्म। अभी तक हमने लाइट चैप्टर में लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, सारी चीज़ें आपको उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। और जो मैंने आपको कहा था कि हम लाइट में 6 घटनाएं पढ़ेंगे, प्रकाश में टोटल 6 घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। उनमें से पहली घटना की शुरुआत हो चुकी है, और ये पहली घटना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए क्या मतलब है प्रकाश के परावर्तन का। देखो दोस्त, प्रकाश के परावर्तन का मतलब है, पहले परावर्तन शब्द का मतलब समझो, पहले रिफ्लेक्शन शब्द का मतलब समझो। देखो आप यूं मानो कि मैं जिस कमरे में खड़ा हुआ हूं ना, केवल इस कमरे में हवा है, बाकी बाहर पूरे में पानी ही पानी है। आप ऐसे मान लो। तो इस पूरी दुनिया में केवल दो माध्यम मान लिए हमने, पहला माध्यम हवा, और दूसरा माध्यम पानी, जो कि इस कमरे के बाहर है। ये ठोस द्रव गैस यही तो माध्यम होते हैं भाई, सॉलिड लिक्विड और गैस, यही सब तो मीडियम होते हैं। अब देखो मैं क्या करूं, एक बॉल लूं और उस बॉल को दीवार में पटक के मारूं, टप, बॉल लगेगी और फिर मेरे पास वापस आ जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बॉल जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में आ गई? बोलो यस और नो। बॉल जिस माध्यम से गई, भाई हवा से गई और हवा में ही वापस आ गई। बोलो, कह सकता हूं मैं? तो जब कोई वस्तु जिस माध्यम से जाए उसी माध्यम में आ जाए, भाई नहीं, काहे नहीं कह सकता? बताओ जरा, क्यों भाई काहे नहीं कह सकता? क्या रुकावट है? अरे बॉल को दीवार में मारा, बॉल मेरे हाथ में आ गई, हवा से गई, हवा में आ गई, खत्म। अरे पानी बाहर है यार, बॉल कोई दीवार को फाड़ के थोड़ी ना चली जाएगी, कोई हल्क की बॉल थोड़ी है यार, हमारे यहीं की बॉल है, एलियनों के यहाँ की बॉल थोड़ी है। बड़ी सिंपल सी बात है यार, तुम इतना दिमाग लगा देते हो। जो सिंपल बात होगी उसमें तो बिल्कुल आइंस्टीन के परिवार में से बनने की कोशिश करोगे, और जो मुश्किल बात होगी उसमें बिल्कुल ऐसे सोचोगे कि बिल्कुल दिमाग जो है वो घुटनों में आ गया है। जिस चीज पे दिमाग नहीं लगाना है उस पर दुनिया भर का दिमाग लगाते हो, जाने क्या क्या सोच के नो कर दिया। अरे सिंपल सी बात यार, एक बॉल को मैंने हवा दीवार पे मारा और बॉल जो है वो मेरे पास वापस आ गई, तो मैं यही तो कहूंगा कि वो हवा से गई, हवा में आ गई। तो इस चीज को हम कहते हैं परावर्तन, इस चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, कि कोई भी चीज एक माध्यम से जाए और उसी माध्यम में वापस आ जाए, मतलब जिस माध्यम से जाए उसी माध्यम में वापस आ जाए, इस चीज को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि परावर्तन कहते हैं। ठीक है, बड़ी आसान सी बात है। अच्छा, अब प्रकाश भी क्या होता है?
देखो जैसे हम किसी शीशे पे प्रकाश डालते हैं, भैया जी वो एक यार हमारा एक शीशा था, मैंने एक मैम को ना उससे प्रैक्टिकल करते देखा था यार, उसको वापस रखवा देना है ना, इसमें है ही नहीं वो, अरे मैंने देखा था वो यार, किसी शॉट में देखा था, उसको उठा के रखवा देना यार। चलो मान लो कोई प्रकाश है, दर्पण है, जैसे दर्पण क्या होता है, आपके घरों में जो शीशे लगे होते हैं, तो होता क्या है, जैसे ये देख लो ना दीदी अपना चेहरा जो देख रही है, प्रकाश क्या होता है इसमें कि जाएगा और वापस टकरा के बाहर आ जाएगा। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। भाई मान के चलो, बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ यार एक शीशा लगा हुआ है, अभी हम शीशे के बारे में बात करेंगे, मिरर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ मैंने एक मिरर लगाया हुआ है और लाइट जाएगी और वापस टकरा के उससे आ जाएगी, तो इसको मैं सिंपल प्रकाश का परावर्तन कह दूंगा। परावर्तन मतलब शब्द का मतलब समझ में आया, कि लाइट जिस माध्यम से जाए उसी माध्यम में वापस आ जाए, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या है, प्रकाश का परावर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में आ जाता है। मुख्य बात यह समझनी है कि भाई सेम मीडियम में आ जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन इन विच लाइट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। आपको ना ये बातें अभी बहुत आसान आसान लग रही होंगी, लेकिन आगे चल के ना बाकी चीजों से यही अंतर स्पष्ट कराएंगे। तो फटाफट से एक बात बताइए, ठीक है, परावर्तन चाहे किसी का भी हो, चाहे बॉल का परावर्तन है चाहे प्रकाश का परावर्तन है, उसकी डेफिनेशन ये है कि भाई जो चीज जिस माध्यम से जा रही है उसी माध्यम में वापस आ रही है। फर्जी अर्जी बातें ना करना कि परावर्तन का मतलब है भैया कोई चीज टकरा के आ गई, नहीं यार, टेक्निकली बात करो, विज्ञान के हिसाब से बात करो कि भैया जिस माध्यम से गई है उसी माध्यम में आ गई है, जिस मीडियम से चली है उसी मीडियम में वापस आ गई है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोलो ये बात समझ में आती है। जैसे मान के चलिए, अगर मैं यहाँ एक दर्पण ले लूँ, एक मिरर ले लूँ, जैसे देखो अगर यहाँ एक ये मिरर होता, दर्पण होता, दर्पण कौन सा होता है, जो हमारे घरों में हम चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मैं इसके ऊपर टॉर्च जलाता तो रोशनी आती और आने के बाद में वापस चली जाती। तो इस चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपको मजा आ जाएगा। आपकी क्लास में मेरी नींद भाग गई, बहुत ही बढ़िया भैया, वेरी गुड। आगे देखो, अब बात आती है कि एक मिरर के द्वारा एक इमेज कैसे बनती है। एक एक करके चीजें सीखो। देखो ये बहुत अच्छी बात है, इस लाइन को पढ़ो। देखो मान के चलो मैं कहता हूं कि भाई प्रकाश इस चीज से टकराया और वापस लौटा, लेकिन हर चीज से टकराने के बाद इमेज नहीं बनती है। इमेज आप जानते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आप अपने घर में जो दर्पण है, मिरर है, उसके सामने खड़े होते हो और आपको एक अपने ही जैसा आदमी दिखता है, वो हम इमेज कहते हैं, उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब हर चीज से टकरा कर नहीं बन सकता है। क्या मुझे बताओ, प्रकाश तो दीवार से भी टकरा के लौट रहा है, क्या दीवार से मेरी इमेज बन रही है, क्या दीवार में मेरी इमेज बन रही है, नहीं। इस बात को मैंने लिखा कि भाई प्रकाश तो किसी भी सतह से टकरा कर वापस लौट सकता है, परंतु छायाएं केवल किससे बनती हैं, दर्पण से बनती हैं। यानी कि इमेज जो बनती है ना, छाया का मतलब है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो बनता है वो केवल किससे बनता है, वो केवल दर्पण से बनता है, मिरर से बनता है। भैया जी ये भी सवाल आता है पेपर में कि क्या हमेशा परावर्तन से प्रतिबिंब बनता है, नहीं, हमेशा परावर्तन से प्रतिबिंब नहीं बनता है। इमेज केवल तब बनेगी जब लाइट मिरर से टकराएगी, दर्पण से टकराएगी। ठीक है, अच्छा आगे चलें। ऐसा क्यों होता है, क्यों केवल मिरर से टकराने पे बनती है। देखो होता क्या है कि मान लो लाइट हमने किसी दीवार पे मारी, तो दीवार जो है ना ये बिल्कुल चिकनी तो है नहीं, लाइट टकराएगी, आधी उधर चलेगी, आधी उधर, आधी इधर, आधी इधर, आधी इधर, ये तो लाइट को इधर उधर बिखेर देगी। तो ये एक अच्छा परावर्तन नहीं करती है, अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं करती है। लेकिन दर्पण क्या चिकना होता है, आप एक बार उसके ऊपर हाथ तो फैला के देखो, क्या है हरीश बाबू, तो दर्पण से जो परावर्तन होता है ना वो बहुत स्मूथ परावर्तन होता है। अभी मैं बताऊंगा स्मूथ से मेरा मतलब क्या है, लेकिन आप इतना तो समझो कि दर्पण बहुत स्मूथ होता है, बहुत चिकना होता है, तो उससे एक अच्छा रिफ्लेक्शन होता है, एक बेहतर परावर्तन होता है। तो केवल प्रतिबिंब किससे बन सकता है, इमेज किससे बन सकती है, इमेज केवल मिरर से बन सकती है। ये सवाल अगर आ जाए, क्या परावर्तन से प्रतिबिंब, हमेशा परावर्तन से प्रतिबिंब बनता है, और मैं ऑप्शन दे दूं हाँ ना, ज्यादातर साथियों का उत्तर होगा हाँ। परावर्तन का मतलब तुम्हारे लिए प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन का मतलब तुम्हारे लिए इमेज है क्या, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है भाई,
हर तरह के रिफ्लेक्शन से इमेज नहीं बनती है, हर तरह के परावर्तन से इमेज नहीं बनती है। केवल इमेज किससे बनती है? जब वस्तुएं दर्पण से टकराती हैं। जैसे कि ये हमने एक हल्का सा इमेज लिया है कि जब वस्तुएं टकराती हैं तो हमारी क्या बन जाती है? एक इमेज। ये हम सीखेंगे कि अभी ऐसे कैसे बनती है इमेज, क्यों हमें दिखाई जाती है, बहुत मजेदार तरीके से सीखेंगे। अच्छा चलो, उसके बाद अगला मुद्दा सीखते हैं हम। और अगला मुद्दा आता है हमारा कि रिफ्लेक्शन ना देखो दो तरह का होता है। जब प्रकाश दर्पण से टकराता है, ये भी सीखेंगे कि इमेज कैसे बनती है, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। मतलब मैं जब दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ तो कैसे मुझे अपने ही जैसा एक और आदमी उसमें नजर आता है, ये हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले देखो कि रिफ्लेक्शन ना दो तरह का होता है। कैसे दो तरह का होता है? एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? ये वाला। अगर आप एक दर्पण से रिफ्लेक्शन को देखोगे, किसी मिरर से परावर्तन को देखोगे, तो होगा ये कि प्रकाश की किरणें ना बहुत ही व्यवस्थित वे में आएंगी, ऐसे आएंगी और बहुत बढ़िया तरह से ऐसे जाएंगी। अब इस बहुत बढ़िया को विज्ञान की भाषा में कैसे बोल सकते हो आप ऐसे बोलोगे कि अगर मैं यहाँ एक लाइन डालूं, जितना कोण आने वाली किरण ने बनाया है उतना ही कोण जाने वाली किरण बनाएगी। हालांकि इसको हम परावर्तन के नियम में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना मानो कि आने वाली कोण किरण जितने एंगल पे पड़ रही है दर्पण पे, अगर जाने वाली किरण भी, जाने वाली रे भी उतने ही एंगल से जाए, तो हम इसको कहते हैं कि ये एक नियमित परावर्तन है, ये एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अगर ये दोनों एंगल बराबर हों। बहुत सारे समझदार साथियों ने लिख भी दिया एंगल आई बराबर एंगल आर, लेकिन डरो मत बाकी साथी, अभी हमने आई और आर के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। अभी मैं सिर्फ बहुत मोटा मोटी सी बात कह रहा हूँ कि प्रकाश की किरण जितने एंगल पे आती है, अगर वो उतने ही एंगल से चली जाए, तो भाई इस चीज को मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन कहता हूँ। लेकिन अब देखो यहां से एक सवाल बना, ये ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है कि बताइए, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, देखो भाई चमकीली सतह का मतलब क्या है? दर्पण। और बताओ जरा, जब दर्पण पर आपतित होता है, जब मिरर पर आकर पड़ता है, तो किस तरह का परावर्तन होता है? नियमित, अनियमित? अच्छा इसकी इंग्लिश नहीं लिखी गई है, एक बार मैं देख लेता हूँ, आ जाए तो। नहीं आ रही है, सॉरी उसके लिए। मैं आगे से इसकी इंग्लिश प्रॉपर आपको दिखाऊंगा। इर्रेगुलर, बस इनकी लिख लो। और नियमित का मतलब है रेगुलर। बताओ किस तरह का रिफ्लेक्शन है? आप कहोगे ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। जब मैं शायद आपको टॉपिक करा रहा हूँ ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार भैया इस बैच में तो ना आप कुछ ज़्यादा ही जीरो से पढ़ा रहे हो। लेकिन साथ ही मैंने इसलिए सवाल लगाए हैं ताकि आपको ये पता हो जाए कि उस जीरो से भी कैसे हीरो बना के सवाल पूछा है। और अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं वो सवाल खुद लाया हूँ, शायद इसके बाद कुछ। और पीपीटी से पढ़ने का ये फ़ायदा भी है कि हम ज़्यादा डिस्कशन कर पा रहे हैं, टॉपिक के साथ ही सवाल भी कर पा रहे हैं, एक क्रिएटिव तरीके से समझ पा रहे हैं कि पीपीटी की मदद से, चित्रों की मदद से, वीडियो की मदद से। तो शायद आपको ये बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो भाई जब चमकीली सतह से टकरा कर लौटता है ना दर्पण से, तो किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है? तो ये रिफ्लेक्शन होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल खोद खोद के चीज़ों को पढ़ेंगे। आगे देखो, ये तो हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब चलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन पर। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, जब प्रकाश की किरण आए और जितने एंगल से आई हैं उतने से ना जाए। जैसे मान लो मैं यहाँ एक और बीचों बीच लाइन खींचूं, तो मान लो ये एंगल, तो देखो ये एंगल कुछ है और ये एंगल कुछ है। मान लो ये 30 डिग्री है, लेकिन किरण जा रही है 45 डिग्री से, तो उसको हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में ना देखो इस तरह की इमेज बनती है। अभी पानी में आपने इमेज देखी है अपनी? देखो रुके हुए पानी में आपको अपना प्रतिबिंब अच्छा दिखाई देगा, लेकिन चलते हुए पानी में देखना, आपको हमेशा अपना प्रतिबिंब कैसा नजर आएगा? आपको प्रतिबिंब धुंधला धुंधला सा नजर आएगा। इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें जितने एंगल से आए उतने एंगल से ना जाए। अब देखो शायद अनियमित परावर्तन पहले आप नहीं समझ पाते, लेकिन वीडियो के माध्यम से क्या मजा आ गया, एक बार में टक्कर से समझ में आ गया ना कि भैया जी ये होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जरा बताओ कि हाँ जी भैया ठीक है, रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन मुझे बहुत बढ़िया तरह से समझ में आ गया है। एक बार फटाफट से थम्स अप करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊं कि आज हमने कितना पढ़ा है। चलो एक बार शुरू से चलते हैं।
टंग डंग 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 टंग 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 डंग डंग टंग टंग डंग टंग डंग टंग। चलो भैया जहाँ से चलेंगे, जहाँ से भैया, जहाँ से। तो भैया पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखा कि भैया लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। पहला पॉइंट, कब? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। लेकिन ये चीज़ दुनिया जहान की सभी चीज़ों के लिए सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसी को साउंड के लिए भी चेप दोगे। और मैं इसलिए करवा रहा हूँ, मुझे पता है आप कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, मैं वहीं आपको वो चीज़ें बताता चलूँगा। चाहो तो आप अपनी भाषा में इसको लिख दो कि भाई ये साउंड के लिए नहीं है, अपनी भाषा में लिख ले रहा अपने नोट, ये केवल लाइट के लिए है, ठीक है। उसके अलावा हमने इससे कुछ क्वेश्चंस किए। फिर हमने देखा दो तरह की वस्तुएं, ओपेक और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और अपारदर्शी। जिसमें से प्रकाश पार निकल जाए वो आपकी पारदर्शी, जिसमें रुक जाए वो अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुओं से जब प्रकाश रुकता है तो क्या बनती है? छाया बनती है, शैडो बनती है, जैसे इन महिला की छाया बनी हुई थी। ये तो ट्रांसपेरेंट हो गए, ये महिला जो है इनकी छाया बनी हुई थी। उसके अलावा हमने इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस किए। और अब हम पहले टॉपिक पर आ गए हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बड़ा टॉपिक है, अच्छा खासा टॉपिक चलेगा। अभी मैं जस्ट रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको कि परावर्तन क्या होता है। तो टेक्निकली आपको याद रखना है, बिल्कुल अंटसंट लैंग्वेज नहीं पढ़नी है। भैया परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश टकरा कर लौट आया। अरे भैया वो बात तो कही नहीं यार जो पेपर में पूछी जाएगी। भैया पेपर में पूछेगा कि भैया रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो टेक्निकली ऐसे याद रखो कि जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में लौट आया। ये जरूर याद रखो। हम भैया जो पेपर में पूछता है उसके अलावा सब याद रखते हैं, बस वही याद नहीं रखते जो पेपर में पूछेगा। तो आपको सारा याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो हमने ये देखा कि भैया जी रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है उसका मतलब है कि किरणें जितने एंगल से आ रही हैं उतने ही एंगल से जाए। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि किरणें जितने एंगल से आ रही हैं उतने एंगल से ना जाएं। और ये जो पानी के द्वारा हमारा रिफ्लेक्शन होता है ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो बेसिकली आज हमने काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा। और सबसे बड़ी इस सेशन की इम्पोर्टेंट बात ये रही कि एक तो देखो हम उसके साथ ना क्वेश्चंस करते चले जा रहे हैं। वाकई में ये चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी जब आप उसके साथ साथ क्वेश्चंस कर लोगे। वीडियोज़ की मदद से आप सीखोगे, डायग्राम्स की मदद से आप सीखोगे, बस आपको और बेहतर और अच्छा समझ में आएगा। अब मुझे आप सभी आज इतना ही कंटेंट रखेंगे, कल हम अगले टॉपिक को शुरू करेंगे। बस मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि भैया जी क्या आप खुद से लिख के नोट्स बना रहे हो अपने? भाई किसी विषय में बताना मत बताना, बनाना, लेकिन भैया फिजिक्स में ज़रूर नोट अब हाथ से लिख के बनाना। आप ये कहो भैया आपके भी तो हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, या आपके नोट्स मिल तो रहे हैं, मैं हाथ से लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? भैया जी जब आप हाथ से लिख रहे होते हो ना तो सीधा चीज़ें आपके दिमाग में जा रही। एक होती है ब्रेन मेमोरी, एक होती है मसल मेमोरी। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ ना तो ऐसा नहीं है कि मेरी तुमसे कुछ है और मैं तुम्हें अननेसेसरली हरास कर रहा हूँ, फालतू काम लेने की कोशिश कर रहा हूँ तुमसे, नहीं। जो मैं कह रहा हूँ सब तुम्हारे फायदे का है। एक होती है ब्रेन मेमोरी, बचपन से हम सुनते आए हैं कि भाई लिख के पढ़ो, लिख के पढ़ो, लिख के पढ़ो। क्या फ़र्क हो जाता है लिख के पढ़ने में? लिख के पढ़ने में फ़र्क होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं ना तो हमारी मसल हमारे ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट होती है, तो एक मसल मेमोरी बन जाती है। क्या तुमने कभी नहीं देखा कि जैसे जब हम नहा रहे होते हैं ना, क्या हरीश बाबू तुमने नहीं देखा कि सबके शरीर पे साबुन लगाने का एक ऑर्डर होता है, एक क्रम होता है, और हर दिन आप उसी क्रम को रिपीट करते हो, है कि नहीं है? क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ता है अपने शरीर को? बहुत सारे साथी जैसे मान लो यहाँ से शुरुआत करते हैं, बहुत सारे साथी सर से शुरुआत करते हैं, बहुत सारे साथी पेट से शुरुआत करते हैं साबुन लगाने की। तो क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ता है? नहीं। और मैं सच्चाई बताऊं तो नहाते समय तो दिमाग कुछ और सोच रहा होता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? कभी तुमने नहाते समय नहाने पे ध्यान दिया है क्या? नहीं। तुमने नहाते समय कुछ और सोचने पे ध्यान दिया है और तुम्हारे हाथ शरीर को रगड़ने के लिए अपने आप जा रहे होते हैं। तो वो क्या है? वो एक मसल मेमोरी है। तो जब आप लिख रहे होते हैं ना, ऐसे ही चीज़ें आपको याद होती है। विश्वास करना मेरी बातों का। तो भैया जी अभी केवल सिलेबस को चले हुए 2 दिन हुए हैं। देखो दोस्त, मैं तो सभी टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर टीचर आपके लिए जान लगा देंगे। और मेरी तो विशेष मेहनत आपको इसमें नज़र आएगी। पूरी पीपीटी बनवाना सच में आसान नहीं होता, ये ट्रिपल मेहनत है। बाकी क्लासेस के कंपैरिजन में ये 3 गुना मेहनत है। लिखकर पढ़ाने के कंपैरिजन में यहाँ 3 गुना मेहनत लगती है। पहले कंटेंट को लिखवाओ, वीडियो लगवाओ, ये लगवाओ, कुछ गलत लग गया हो उसे सही करवाओ। लेकिन अगर चीज़ें आपके लिए आसान बन सकती हैं, अगर चीज़ें आपके लिए बढ़िया बन सकती हैं, तो हर वो मेहनत की जाएगी। तो आपको यहाँ तो संदेह करना ही नहीं है। संदेह आपको उन बातों पर करना है जो मैं कह रहा हूँ या आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं। भाई पहली चीज़, 2 दिन केवल पढ़े हुए सिलेबस चले हुए हैं। हर दिन आपको रिवाइज करना है। हर दिन आपको रिवीजन करना है, रात को सोने से पहले सभी विषयों का। ये क्यों ज़रूरी है मैं अगली क्लास में बता दूंगा, अभी खैर आपका ज़्यादा समय लग जाएगा।
बट अभी के लिए मान लो, कल मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस हो। क्लास के साथ ना मैं आपको उन चीज़ों को भी बताता चलूँगा जिनसे काम करके, जिनको फॉलो करके मैंने सिलेक्शन लिया। और जब सब कुछ पढ़ने के बाद भी मेरा सिलेक्शन रुक रहा था, तो वो क्या ऐसी कमी थी जो वाक़ई में मैंने रियलाइज़ की। ऐसा नहीं है कि मैं खुद सेलेक्ट हो गया हूँ तो अब ज्ञान पेल रहा हूँ, नहीं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो थोड़ा नहीं बताता हूँ जब तक कोई पहले नहीं पूछता है, कि पहले बताना मतलब वो ज्ञान पेलना होता है। बट आपसे तो एक कनेक्शन है, आपको उन चीज़ों की आवश्यकता है, तो आपके वो बहुत काम की रहेगी। वो चीज़ें भी पढ़ाई के साथ-साथ हम आगे बताते हो जाएँ। ठीक है? चलो, कल की क्लास में आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज आप जैसा कमेंट आपने कल किया, वैसा ही कमेंट मेरी आखिरी क्लास में भी आप कर रहे होंगे। ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है। कंटेंट वगैरह सब कुछ सारा आपने देख ही लिया होगा, बस आप अपने ऊपर ध्यान देना कि इन चीज़ों को आप कल आओ तो मेरी क्लास में याद करके आओ। चलो, कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।